हॉलिस्टिक हीलर हूँ। ह्यूमैनिटीज, नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन और वेलनेस साइंस में मेरी पीएचडी है। मैं, आप कह सकते हैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इसे कहता हूँ मैं नॉलेज शेयर करता हूँ और नॉलेज लेता भी हूँ। मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूँ। मेरा काम है अच्छी नॉलेज शेयर करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। तो अकेले तो नहीं पहुँचाया जा सकता है, इसलिए उसमें आप सबका सहयोग लिया जाता है कि आप इस नॉलेज को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग अपने जीवन को बेहतर समझ पाएँ, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना पाएँ। जिस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि हम क्या हैं, हमारी उपज कहाँ से हुई, हम कैसे समझें कि मेरी शरीर की ज़रूरत क्या है। आज मैं शुरू करूँगा, ज़रूरत और चाहत 2 शब्द हैं, जिससे जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी प्रकृति के निर्माण में। यानी हमारा नेचर क्या होगा, वो ज़रूरत और चाहत की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिस पे हम बात करेंगे अभी। तो मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि एक-एक करके अपना माइक ओपन करें और अपना परिचय दे दें, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। जी। डॉक्टर साहब, मैं दीपक कुमार जैन फ्रॉम दिल्ली और वर्तमान में श्री देवालय संघ व दीपम फाउंडेशन में कार्यरत हूं और समाज को किसी न किसी रूप में समाज के लिए सक्रिय भूमि संस्कार व संस्कृति के माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूं। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, आपकी वॉइस नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। आप अपने माइक को बंद कर लें। जी। जी, नेक्स्ट। मैं सुभाष शर्मा जी सिक्किम निवासी हूँ। जी, मैं एस्ट्रोलॉजर, बहुत बेहतरीन। जन कल्याण के लिए सोचता हूँ। गुड सर। दर्शन देने की कोशिश। देखो, इसीलिए मैंने बोला है कि मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। अब एक आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप जिस कंसेप्ट से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो उससे फिर मुझे भी सीखने को मिलता है, इसलिए मैंने बोला मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, ना कि पढ़ाता हूँ। दैट्स गुड। नेक्स्ट। आप लोग एक एक करके अपना परिचय दें ताकि हम जल्दी क्लास शुरू करें। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अपना, जी जी, एक एक करके जी बोलिए मैडम। नमस्कार सर, मेरा नाम अल्फा एरल है जी और मैं मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं इंग्लिश ऑनर्स हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आप भी नॉलेज शेयर करते हैं, ऐसे ही मैं भी नॉलेज शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज बहुत कुछ नॉलेज हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, और जो बहुत काम का नॉलेज है, जो हाँ हम जी, सबको जानना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को भी बताना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट। जी, आप लोग अपना माइक एक एक करके ओपन करें, वीडियो ओपन करें, और हम एक दूसरे को जान लें तो ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छा पढ़ा पाएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर को। जी जी मैं सुजीत कुमार दिल्ली के पटेल नगर में रहता हूँ जी। और श्री देवालय संघ और दीपम फाउंडेशन के साथ कार्यरत हूँ। चलिए, और बहुत सभी का मैं बेहतर। स्वागत करता हूँ इस सेशन में। वाह जी वाह। और सीखने के प्रति मेरा ज़्यादा आदरणीय रहता है। बहुत बेहतर। नेक्स्ट। परिचय में ही प्रकृति अलग अलग आ रही है, पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। जी मंजू मैम, आप। देखिए, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि हमारी क्लास जितनी इंटरेक्टिव होगी
पढ़ाई का इंटरेस्ट उतना बेहतरीन होगा और उतना हम बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी आप जरूर क्लास में इंटरेक्टिव सेशन में जरूर ऐड हो। जी जी, मैं मंजू फ्रॉम भजना और मैंने अभी भी ज्वाइन किया। मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने जैसे बोला पहले ही, मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूँ। और आप सब तो टीचर हैं बाय प्रोफेशन, तो फिर तो अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास बेहतर नॉलेज पहुंच सके। जी नेक्स्ट। जी बोलिए, आप अपना परिचय दें रीनू जी। एनीवे, आज की सेशन के बाद शायद हर कोई बात करना पसंद करेंगे। कई दफा होता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सुनेंगे, क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा, तो इन सब का हेजिटेशन थोड़ा होता है फर्स्ट डे। एनीवे, आदित्य आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए, मैं क्लास शुरू कर देता हूं और फिर इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आदित्य आप सुन पा रहे हो? डॉक्टर साहब गुवाहाटी से गगन जी जुड़ रहे हैं, वो किसी कारणवश रास्ते में थे, तुरंत ही जुड़ रहे हैं। आने वाले थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, आप इतनी केयर करते हैं सभी की, वो बियॉन्ड द थॉट है डॉक्टर साहब आपकी। थैंक यू डॉक्टर साहब। कल सब समय से पहले जुड़ जाएंगे इस क्लास के बाद। जी डॉक्टर साहब। आदित्य मुझे कंफर्म कर दीजिएगा जब शुरू हो जाए रिकॉर्डिंग। ओके, वंस अगेन आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। जैसा मैंने अपने परिचय में बताया, मैं पेशे से नेचुरोपैथिस्ट हूँ, हॉलिस्टिक हीलर हूँ और मैं बहुत सारे हॉलिस्टिक और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा या डाइट, न्यूट्रिशन, प्रमोशनल अवेयरनेस, बड़ी सारी चीज़ें करता रहता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहता है, प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। अभी लास्ट मंथ हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। ये सारे एक्टिविटी के पार्ट हैं, चलते रहते हैं और उम्मीद है कि आगे इन चीज़ों को पढ़ के समझ के आप लोग भी फॉलो करेंगे। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस क्लास में, जिसका नाम है हाउ टू नो योर बॉडी, अपने प्रकृति को कैसे पहचानें, जिसे मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि आप अपने आप को कैसे जानें, अपने स्वास्थ्य को कैसे जानें, अपने शरीर की और फिजिकल और मेंटल
जो जरूरत है उसको कैसे पहचानोगे आप? इन सारी चीजों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मेरा नेचर क्या है। और जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे शरीर का नेचर क्या है, तो हमें पहले ये समझना पड़ता है कि मेरे शरीर का नेचर एस्टैब्लिश्ड कैसे होता है, कब होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, किस फैक्टर का क्या योगदान होता है उसमें, कैसे एक इंसान बहुत लंबा होता है, एक इंसान नाटा हो जाता है, एक इंसान मीडियम रहता है, कैसे एक इंसान का टेस्ट बड अलग होता है, दूसरे इंसान का टेस्ट बड अलग होता है, किसी का पसंद कुछ और होता है, मेरा पसंद कुछ और होता है, ये सब कैसे होता है, जिसे हम कहते हैं वेरीड फिजिकल ट्रेट्स या पर्सन्स विद डाइवर्स टेम्परामेंट। अलग अलग टेम्परामेंट के लोग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे तय होता है कि अलग अलग टेम्परामेंट के लोग होते हैं? तो ऐसी क्या बात होती है जिससे ये तय हो जाता है कि अलग अलग टेम्परामेंट के लोग होते हैं? तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रकृति है वो बेसिकली क्या होता है। नेचर क्या करता है, हम किस चीज से पहचानते हैं? पहला, फिजिकल बिल्ड, शारीरिक संरचना, साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटअप, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन प्रकृति करता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्रकृति? प्रकृति इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रकृति क्या करता है, आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने जीवन में डे 1 से लेके डे लास्ट, अपने जीवन में डे 1 से लेके डे लास्ट तक क्या पसंद करोगे, क्या होगा, कैसे होगा, आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको कैसे लोग अच्छे लगेंगे, ये सारा तय पहले हो जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं, नियत ने तो सब कुछ पहले ही तय कर रखा है। हम क्या है, प्लेयर, हमें वो भूमिका प्ले करना है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, ये हमें जानना है। एवरी फैक्टर जो आप लाइफ में करने जा रहे हो या करने वाले हो, सब कुछ पहले से आपके कैरेक्टर के हिसाब से तय हो जाता है। आप किस तरह के लोगों से मिलोगे, आप किस तरह की बातें करोगे, ये सब पहले प्रकृति तय करता है। तो प्रकृति, नेचर, स्टैंड फॉर व्हाट? बॉडी इन टर्म्स ऑफ दोसाज। आयुर्वेद में इसको किस टर्म में डिस्क्राइब किया गया है? दोसाज। तो अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम देखेंगे तो प्रकृति यानी आवर बॉडी, नेचर्स ऑफ आवर बॉडी स्टैंड फॉर द बॉडी इन टर्म्स ऑफ दोसाज। इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल लाइफ। और जो एक बार तय हो गया, उस हम आपस में बातचीत भी करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। इंसान परिस्थितियों के बस मजबूर होकर थोड़े समय के लिए तरीका तो बदल सकता है, कैरेक्टर नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर प्रकृति के टाइम ही तय हो जाता है। और वो टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ कंसेप्शन। अब मैं यहां बात करूंगा जरूरत और चाहत की। आपकी प्रकृति की तय होने में, मनुष्य के शरीर की कैरेक्टर कैसा हो ये तय होने में माँ बाप की जरूरत और उनकी चाहत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जरूरत क्या होता है? जिसके बगैर आपका काम ना चल सके। चाहत क्या होता है? वो ना हो तो भी आप अच्छे से रह सकते हो, लेकिन मुझे वो चाहिए। टसन के लिए, जैसे आज की डेट में क्या होता है,
15 अगस्त का दिन इवेंटफुल दिन है। बच्चा 4 दिन बाद पैदा होगा तो हॉस्पिटल जाके क्या कहते हैं, 4 दिन पहले ही पैदा कर दो उसको 15 अगस्त को। ये क्या है? ये जरूरत नहीं है, ये चाहत है। वो चाहते हैं कि 15 अगस्त को मेरा बच्चा पैदा हो। प्रकृति ने ऐसा नहीं चाहा, और जो प्रकृति ने नहीं चाहा वो आपकी जरूरत कतई नहीं हो सकती। वो क्या है? आपकी चाहत। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब कंसेप्शन से पहले, कंसीव से पहले जरूरत और चाहत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समटाइम्स इट्स हैपन कि हम बात करते हैं बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारी डाइट क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल क्या है? हम आपस में बात कैसे करते हैं? हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इसका भी रोल होता है हमारे कैरेक्टर बनने में। इसी वजह से आप देखोगे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा ही शांत स्वभाव का होता है। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा ही उच्च श्रृंखल होता है, और सास ससुर तो बहू को ये कह देते क्या खा के पैदा किया था। यू नो काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो उस टाइम भी क्या खाने की जरूरत है इसका ध्यान हम नहीं रखते। मेरा मन कर रहा है ये करने का, हम कर लेते हैं। मेरा मन कर रहा है ये खाने का, हम खा लेते हैं। मेरा मन कर रहा है ऐसा रहने का, हम रह लेते हैं। मेरा मन कर रहा है अकेले रहने का, हम रह लेते हैं। तो जब मेरा मन कर रहा है अकेले रहने का, तो मेरे बच्चे का मन भी अकेले रहने का ही होगा। फिर वो फैमिली के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अभिमन्यु ने गर्भ में 6 चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। तो मां बाप के एक्ट्स का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, यू कैन अंडरस्टैंड, और बड़ी सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकते। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने सामान्य जीवन में अपने बच्चों के लिए ये आप जरूर तय करें, उनको इतना, अपने बच्चे को इतनी शिक्षा जरूर दें कि उनकी जरूरत क्या है और उनकी चाहत क्या है। अक्सर जरूरत पे चाहत भारी पड़ता है, और चाहत की वजह से हम रिश्ते खराब करते हैं। चाहत की वजह से हम आने वाले भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं। चाहत की वजह से हम आने वाले भविष्य की कैरेक्टर को मिक्सचर बना देते हैं, जिसका अंदाजा हमें नहीं होता है। जैसा मैंने बोला आपसे कि हस्बैंड वाइफ आपस में बात कैसे करते हैं, इसका इंपैक्ट भी आपकी प्रकृति पे पड़ता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि किन किन चीजों का फर्क पड़ता होगा। आप घर में उस दौरान किस किस से मिलते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि एक नया जीवन को इस दुनिया में लाना कोई खेल नहीं है, ये एक तपस्या होता है, एक यज्ञ होता है। इफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, अगर आप इसकी महत्व को समझेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया को आप एक ऐसा पेड़ पौधा देने जा रहे हो जो दुनिया को बहुत सारा फल दे सकता है, जो दुनिया को सींच सकता है, जो दुनिया को बना सकता है, जो दुनिया को बिगाड़ सकता है। सृष्टि निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, और डिस्ट्रॉयर का भी भूमिका अदा कर सकता है। यू कैन इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। इस पे हम आगे बात करेंगे, इसकी डिटेलिंग में। फिर मैं एजिंग पे भी बात करूंगा कि एज का क्या फर्क पड़ता है। हम आपको बताएंगे कि वात, पित्त और कफ आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान वात
डोमिनेंट है या कोई पित्त डोमिनेंट है या कोई कफा डोमिनेंट है, और अगर है तो क्या होता है उससे? अगर वो पित्त डोमिनेंट है तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी नाक कैसी होगी, उसकी हाइट कैसी होगी? यू कैन अंडरस्टैंड वेरी सिंपली। डिटेल में तो ग्रंथ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कॉमन एस्पेक्ट जो होता है जिससे आप ये तय कर सकते हो, और उस बेस पे आप अपना डाइट बना सकते हो, उस बेस पे आप अपना लाइफ स्टाइल डेवलप कर सकते हो। लाइफ स्टाइल किसे कहते हैं मालूम आपको? जीवन शैली किसे कहते हैं? जीवन शैली वो कंसेप्शन टिल डेथ जो कभी नहीं बदल सकता। जिस दिन मां के गर्भ में आपने एंटर किया और जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, उस बीच का आपके जितने एक्ट्स हैं वो क्या कहलाता है? लाइफ स्टाइल। परिवर्तन इसमें जब भी आता है वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, बेसिक्स कभी नहीं बदलता। आप डेकोरेशन चेंज कर सकते हो तो डेकोरेशन कभी परमानेंट, इंटीरियर चेंज कर सकते हो वो कभी परमानेंट नहीं होता। परमानेंट क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति, नेचर। हमारे शरीर का नेचर, प्रकृति, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस पे दो साज थ्योरी आता है। अब मानव शरीर क्या है? ह्यूमन बॉडी इज अ फंक्शनल मशीन। ह्यूमन बॉडी इज अ फंक्शनल मशीन। अब इस मशीन का सभी एक्शन, ऑल एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल यूनिट। मैं फिर से बोलता हूं, ह्यूमन बॉडी इज अ फंक्शनल मशीन। All actions are controlled by biological units. उस बायोलॉजिकल यूनिट को क्या कहते हैं? त्रिदोषाज। नंबर 1 वात, पित्त और कफ। बड़े सिंपल में आप समझो, मानव शरीर एक मशीन है जिसके सारे कार्य प्रणाली नियंत्रित होते हैं बायोलॉजिकल यूनिट से, जिसको क्या कहते हैं? त्रिदोषा। वो 3 दोष कौन कौन से हैं? वाता, पित्ता और कफा। अब इसका क्या काम होता है? वात, पित्त, कफ। आप चाहो तो लिख सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वात क्या करता है? वात रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, कंट्रोल और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, एक्सक्रीशन और एक्सक्रेटा। ये मैं डिटेलिंग आप लोगों को भेज दूंगा। वात रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, कंट्रोल्स और वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री मूवमेंट्स, एक्सक्रीशन और एक्सक्रेटा। अब आपको समझ में आ गया कि टॉप टू बॉटम कौन काम करता है? वाता यानी वायु। एक्सक्रेटा क्या होगा? जब आप स्टूल बाहर निकाल देते हो। शुरू कहां से हो रहा है? रेस्पिरेशन से। दूसरा क्या है? पित्ता। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। किसका मेंटेनेंस? हीट, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। क्या करता है पिता? किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेंटेनेंस ऑफ हीट, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। अब तीसरा क्या है? कफा। कफा क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फॉर्म।
एंड स्ट्रक्चर, रिड्यूसेस वियर टियर, टूट फूट जो हमारे शरीर में होता है उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। लुब्रिकेशन, जिससे सारे जॉइंट्स प्रॉपर काम करते हैं। अगर लुब्रिकेशन की कमी हो जाए तो मशीन रुक जाती है, जाम हो जाती है। तो शरीर में लुब्रिकेशन की कमी हो जाए तो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गई कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं प्रकृति की, अगेन बात करते हैं। प्रकृति, प्रा मीन्स पहला, कीर्ति मैनिफेस्टेशन। प्रकृति क्या होता है? मानव जीवन की पहली अभिव्यक्ति, मानव जीवन का पहला प्रादुर्भाव प्रकृति कहलाता है। अब ये कब तय होता है? ये कब तय होता है? इसको कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ दोसाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंस्टिट्यूट प्रकृति। कंसेप्शन के समय कंस्टिट्यूट होता है आपकी प्रकृति। कंपोजिशन ऑफ दोसाज प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंस्टिट्यूट प्रकृति ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब प्रकृति क्या हुआ? दो डिफरेंट टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? तीसरा टिश्यूज, जिसे क्या कहते हैं? दो युग्म। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो जाइगोटो, जाइगोटा, कई दफा जाइगोट ऐसे बोलते हैं इस वर्ड। इसका मतलब क्या है? दो युग्म यानी दो सेल्स, दो कोशिकाएं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के तहत जब तीसरी कोशिका का निर्माण करती है उसको क्या कहते हैं? जाइगोट, प्रकृति। अब दो कोशिका ने मिलके किसका निर्माण किया? तीसरे सेल्स का, अणु का, जिससे आपका प्रादुर्भाव हुआ। अब जो तीसरा अणु बना है उसमें क्वालिटी कहां से गया? इन दो अणुओं से, इन दो सेल्स, इन दो टिश्यूज। तो उसमें क्या आएगा? इनकी वात, इनकी प्रकृति, इनकी पित्त, इनकी कफ की क्वालिटीज ट्रांसफर हो रही है। इसलिए मैंने क्या कहा कि उससे पहले हमारी जो जरूरत और चाहत की पैमाना है उसका प्रभाव डायरेक्ट इस पे पड़ता है। हमारा जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर के पास जाओगे, गांव में जाओगे, बड़े बुजुर्गों के पास जाओगे, क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। नव विवाहित को परेशान मत करो, फ्री जीवन जीने दो। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा फर्क पड़ता है, इससे हमारा कैरेक्टर तय होता है। अब नया प्रकृति कैसे बना ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। मदर फादर दोनों प्लस होके तीसरा टिश्यूज बना। तो ये जो तीसरा टिश्यूज बना यही आपकी प्रकृति है। ये जो अणु बना ये आपकी प्रकृति है। अब ये अणु बना कहां से? एक सेल मदर ने और एक सेल फादर ने, तो एक नया सेल बना।
और वही आपकी, और ये कब होता है? ड्यूरिंग द कंसेप्शन, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और उसी टाइम ये तय होता है कि आपका कैरेक्टर क्या हुआ। अब उस कैरेक्टर को पोषित 9 महीने मदर अपने एडिकेट से करती है। उस 9 महीने मदर किससे मिलती है, कैसी बातें करती है, किस प्रोसेस में रहती है, कैसे खाना खाती है, सबका इंपैक्ट आता है। और ये जो बनेगा कैरेक्टर, वो लाइफ में कभी भी चेंजेबल नहीं होता। मैंने बोला ना, डेकोरेशन और इंटीरियर चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता। ये है प्रकृति। अब प्रकृति बन गया, बच्चा पैदा हुआ, उसमें क्या होगा? या तो बातज होगा, या पित्तज होगा, या कफाज होगा, या 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, 1 वीक होगा, वात पित्त, पित्त कफा, कफा पित्ताज, ऐसे करके। और एक कैरेक्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वात पित्त कफ, यानी समा प्रकृति। आयुर्वेद में क्या कहते हैं? सम प्रकृति, इक्वल बैलेंस। ऐसे कैरेक्टर बहुत कम मिलेंगे आपको जो इक्वल बैलेंस होते हैं। इसको हमें समझना पड़ता है। जब तक इन चीजों को हम नहीं समझेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। तो ये सेशन 3 दिन का सेशन लेने के बाद यू आर एबल टू डिसाइड किसकी क्या प्रकृति है, नंबर 1। नंबर 2, जैसी प्रकृति आप चाहते हो वैसा आप तय कर सकते हो। इसकी डिटेलिंग अभी हम करेंगे। एंड नंबर 3, जैसा लाइफ स्टाइल आप चाहते हो वैसा पा सकते हो। अब नेक्स्ट क्या आता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति का? नंबर 1, फूड ऑफ पेरेंट। पेरेंट्स के खान पान क्या है? अभी भी कई जगह लोग आपको मिल जाएंगे कि बेटा चाहिए तो बेटा ही मिलेगा, गारंटी के साथ। व्हाट इट मीन्स? ये जो फैक्टर्स है ना, ये डिसाइड करते हैं 90%। तो अगर इस फैक्टर्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट उस तरह का होता है। अब फूड ऑफ पेरेंट क्या करता है? इसको हम क्यों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मानते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति की? फूड ऑफ पेरेंट यानी डाइट ऑफ पेरेंट, न्यूट्रिशन ऑफ पेरेंट क्या करता है? क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड ओवम को तय करता है। क्वालिटी ऑफ स्पर्म क्या तय करता है? क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर। तो अगर क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर हमें चाहिए, व्हाट शुड बी देयर? क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ डाइट। दूसरा फैक्टर क्या है? सीजन एंड टाइम। साल में 2 मंथ्स ऐसे होते हैं, मतलब 1.5 मंथ्स का पीरियड, 45 डेज का पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस पीरियड, संक्रमण कालीन। और उसी पीरियड के बाद क्या होता है? नवरात्रा, अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में। अब उस पीरियड में जो कंसेप्शन होगा उसका कैरेक्टर अलग होगा। जुलाई में जो कंसेप्शन होगा उसका कैरेक्टर अलग होगा। दिसंबर में जो होगा उसका कैरेक्टर अलग होगा।
डे में होगा उसका कैरेक्टर अलग होगा, मिडनाइट में होगा उसका कैरेक्टर अलग होगा, मॉर्निंग होगा उसका कैरेक्टर अलग होगा। एंड तीसरा फैक्टर जो है वो क्या है? डाइट एंड लाइफ स्टाइल ऑफ मदर। जो मैंने बोला 9 मंथ के पीरियड में मां किस माहौल में रहती है, किस तरह का लाइफ स्टाइल मेंटेन करती है। आप इमेजिन करो, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही जॉन्डिस हो जाता है। आज की डेट में आम बात है। क्यों होता है ऐसा? पहले तो नहीं होता था। एक बच्चा पैदा होता है, या पहले होता भी था तो बहुत, एक बच्चा पैदा होता है ब्लाइंड होता है। एक बच्चा पैदा होता है वो इतना कमजोर होता है कि उसके जो बोन्स हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, और 3 साल 5 साल 10 साल तक बच्चा ठीक से खराब ही नहीं हो पाता। Why it happen? Due to lifestyle of diet and lifestyle of mother. कैरेक्टर तो बन गया, अब उस कैरेक्टर को पोषित कैसे किया जा रहा है? तो पोषित कब होता है कैरेक्टर? ड्यूरिंग 9 मंथ्स। उस ड्यूरिंग 9 मंथ्स में उसको क्या खाने को मिलता है, किस तरह का पानी पीती है, किस तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, किस तरह की बातें होती है, किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है। आज की डेट में एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिव, बड़े चंचल होते हैं। क्यों होता है ऐसा जी? ड्यू टू वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड। मां मोबाइल छोड़ती नहीं है, मोबाइल में देखती क्या है, और जो करती है वही बच्चा जब मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। होता तो एक्शन का रिएक्शन ही है। आप जैसा एक्शन करोगे रिएक्ट वैसा ही होगा। आप जैसा डाइट लोगे, जैसा लाइफ स्टाइल जियोगे, बच्चा का कैरेक्टर वैसा ही लेके पैदा होगा बच्चा। अब दोसाज की प्रकृति को समझने के लिए हमने 3 बातें की। पहला क्या बात की? फिजिकल एट्रीब्यूट्स। क्या आता है उसमें? स्किन, स्किन कैसा हो, हाइट कितनी हो, वेट कितनी हो, कॉम्प्लेक्शन कैसा हो, क्वालिटी ऑफ वॉइस, हेयर, ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेंथन, ये सब किसके अंदर आता है? फिजिकल एट्रीब्यूट्स। दूसरा क्या होता है? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो पहले 3 मैंने बोला था आपको, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल। उसमें क्या आता है? लाइकिंग ऑफ फूड, हंगरनेस, थ्रस्टनेस, परस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, रेसिस्टेंस, इलनेस, ये सब ड्यू टू, इसलिए आज की डेट में ज्यादातर क्या हो रहा है? साइकोसोमैटिक डिजीज। और तीसरा क्या है? मेंटल एट्रीब्यूट्स। उसमें क्या आता है? इंटेलिजेंसी, स्लीपिंग पैटर्न, ड्रीम्स, इनेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, रिएक्शन, नेचुरल फीलिंग्स। अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मां बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करेगी तो बच्चा पैदा होने के बाद बायोलॉजिकल क्लॉक ही फॉलो करेगा। आज की डेट में बच्चा बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो इसलिए नहीं करता क्योंकि मां कभी करती नहीं।
इसमें मैं किसी माँ का दोष नहीं बता रहा हूं, उन माँ को भी प्रकृति कहीं से मिली ही होगी। उन माँ को जैसा एटमॉस्फेयर मिला है, जैसी आबो हवा में रहती है, जैसा खान पीन उपलब्ध होता है, जैसे लाइफ स्टाइल उनके फैमिली में लोगों की है, उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करती हैं। तो इन चीजों को हमें जहन में रखने से पता लगता है कि क्या होता है। अब अगर हम समझने का प्रयास करें कि द नेचर ऑफ मैन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फिजिकल बिल्डअप, एक्शन, वे ऑफ थिंकिंग, एडेप्टिबिलिटी, रिएक्शन और नेचुरल फीलिंग्स। अगर ये सभी एक साथ किसी में है, उसको हम कहते हैं संभाव दोषास की प्रकृति होती है। अदरवाइज सब कुछ एक साथ नहीं होता। अब मसला ये होता है कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे, विश्लेषण कैसे करेंगे, अलग अलग फीचर्स जो प्रकृति की होती है उसको डिटरमाइन हम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा। मुख्य अर्थ जो अंतर है पित्त, कफ, वायु, उसमें कैसे हम फाइंड आउट करें। चाहो तो लिख लो, अदरवाइज ये मैं सेंड कर दूंगा। पहला क्या है, वात प्रकृति। इस पे डिटेलिंग में हम करेंगे, एक जनरल में बता देता हूं। थिन बॉडी फ्रेम, माँ बाप क्या कहते हैं, इतना खाना खाता है इसको लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? वात प्रकृति में थिन बॉडी फ्रेम होता है, उसको कितना भी खिला दो वेट गेन नहीं करेगा। स्किन ड्राई, क्रैक, डार्क कंप्लेक्शन, ड्राई एंड स्प्लिटिंग हेयर। उसकी एपेटाइट बड़ी पुअर है, खाना खाने को राजी नहीं है। परस्पिरेशन, वेरिएबल थ्रस्ट हावी रहता है। उसके नेचर में आप देखोगे कि उसको क्या पसंद है, वार्म और हॉट फूड, और क्लाइमेट भी ऐसा ही चाहिए। रिजल्ट, टेंडेंसली कॉन्स्टिपेटेड होता है, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी रहता है उसको। इस तरह के जो लोग होते हैं तो आमतौर पे आप कह सकते हो कि ये क्या होते हैं, वात प्रकृति की। इनकी फिजिकल वर्किंग कैपेसिटी लेस होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, साउंड स्लिप कम मिलता है इनको। ये हर चीज को जल्दी करने में विश्वास रखते हैं। कौन इतना सोचेगा, कौन इतना करेगा, अभी तय करो, अभी करो, छुट्टी करो। प्रोन टू एंजाइटी, प्रोन टू वरी, प्रोन टू डिप्रेशन, प्रोन टू अनप्रेडिक्टेबल नेचर। ये वो लोग हैं जो क्या है, वात। ये वात की फीचर्स है। पित्त प्रकृति, हमने बात में क्या देखा, थिन फ्रेम। पित्त प्रकृति में क्या होता है, मीडियम बॉडी फ्रेम, डेलिकेट स्किन, बड़ा सॉफ्ट त्वचा होता है, रेडिश कंप्लेक्शन। उनको ऐसे भी टच कर दोगे तो ऐसे लगेगा जैसे खून निकल जाएगा। अच्छी भूख लगती है, हमेशा वो गर्मजोशी फील करते हैं। खाना क्या पसंद, कोल्ड फूड, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग।
उनको गर्म खाना दे दोगे तो चिल्ला उठेंगे, नहीं खाना मुझे। इंटॉलरेंस टू हॉट फूड, ये सब किसके लिए है? पित्त, पित्त के लिए। इनके हेयर सिल्की सॉफ्ट, इंटेलिजेंट शार्प मेमोरी, हॉट टेम्पर्ड ब्रेव, साथ में जीलियस भी होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनके हिसाब से काम होना चाहिए, कमांडिंग नेचर। तो इस तरह की क्वालिटी जब आप दिखे तो आप सिंपल आंख बंद करके समझ लो ये किस नेचर के हैं? पित्त डोमिनेंट। नेक्स्ट क्या है? कफा, बचपन से ही मोटा तगड़ा होगा, फटाफट उसका वजन बढ़ेगा, वेट गेन की टेंडेंसी होती है। थिक स्किन उसकी थिक होगी बट सॉफ्ट होगी, स्मूथ, फर्म, ग्लोसी। कंप्लेक्शन फेयर होगा, हेयर थिक होगा, ऑयली होगा, डार्क कलर्ड होगा, खाना न ज्यादा न कम, खाएगा ठीक ठाक, डीप प्लेजेंट वॉइस, लो थ्रस्ट, बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है लेकिन एक्टिविटी में स्लो होते हैं। इनको बड़ी गहरी नींद आती है, काम रहते हैं, कूल रहते हैं, जॉयफुल, पोलाइट, गुड नेचर। ये सारे क्या है? वात पित्त कफ। अब इन चीजों को कल हम आपको कोरिलेट करके दिखाएंगे, किससे? क्वांटिटी ऑफ फूड, पेस ऑफ इनटेक, पेस ऑफ डाइजेशन, क्वालिटी ऑफ फूड डिजायर्ड, डाइजेस्टिव पावर, डिफरेंट चीजों से हम इसको कोरिलेट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जब कैटेगराइज कर लोगे आप चीजों को, तो अगर आप एक थेरेपिस्ट हो, नेचुरोपैथिस्ट हो, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा समझना कि बंदा किस कैरेक्टर का है, इसकी बॉडी को क्या सूट करेगा। कई दफा क्या होता है, हमें प्रकृति नहीं पता होता है, हम कोई चीज देते हैं उसकी बॉडी को सूट नहीं करता, वो ठीक नहीं होता, हम परेशान होते हैं, यार दिया तो सही चीज, ठीक नहीं हुआ। ठीक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके प्रकृति को ये मैच नहीं कर रहा है। आप 10 बार दे दो, वो ठीक नहीं होगा। और जब ये सारा चीज आप जान लोगे तो उस इंसान की, उस कैरेक्टर की जरूरत और चाहत आपको फटाफट पता लग जाएगा। फिर देखो आप, कल एक बच्चा आया था, उसको 4-5 चीजों के बारे में उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि तुम बता दो क्यों चाहिए। अगर तुम बता दोगे कि क्यों चाहिए तो तुम्हें अभी मिलेगा। He is not able to answer। बच्चे को समझाना है उसकी जरूरतें क्या है। हम बात नहीं करते बच्चों से, हम जनरली क्या करते हैं, अच्छा उसने मांगा दे दो, नहीं तो शोर मचाएगा, फिर मैं टीवी कैसे देखूंगी, मैं मोबाइल कैसे चलाऊंगा। उसको शांत कर दो, जो मांग रहा है दे दो। दिस इज नॉट फेयर। बात करो उससे, उसको समझाओ उसकी क्या जरूरत है और जो कह रहा है वो जरूरत है या चाहत है। यकीन मानो 6 महीने मेहनत करना पड़ेगा, 7वें महीने से बच्चा केवल उन चीजों पे हाथ रखेगा जो उसकी जरूरत है। क्या 6 महीने देने के लिए आप तैयार हो? नहीं। हम 5 साल तो इसी बहम में निकाल देते हैं, बच्चा है, जबकि उसको डे 1 से बताना होता है
3 इयर्स में और 3 to 5 इयर्स, ये ऐसा पीरियड होता है जब बच्चा का ब्रेन बहुत फास्ट डेवलप होता है, कोरा कागज होता है। यू आर द ऑथोरिटेटिव, जो लिख दोगे बच्चा वही करेगा। हम उस 5 साल को ऐसे ही खो देते हैं क्योंकि वो बच्चा है। यही सबसे बड़ी गलती। उस 5 साल में आपका बच्चा कोरा कागज है, आप जो लिखोगे उसके ऊपर बच्चा केवल वही पढ़ेगा। 10 साल तक उसका कागज थोड़ा बहुत भरा हुआ है, आप जैसे उसे इंटीरियर करना चाहोगे, जैसे डेकोरेट करना चाहोगे वैसे ही होगा। आफ्टर 10 इयर्स आपका कोई बस नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उस बच्चे के साथ। जो 10 साल में उसने सीखा केवल वो वही करेगा। नाउ इट्स अप टू यू। तो प्रकृति कितना इंपॉर्टेंट है, अपने आप को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी चाहत क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जानना इतना जरूरी है, जिससे बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब बात तो करो, प्रॉब्लम क्या है? जब हम बच्चे से ऐसी बात करने जाएंगे तो हमें पहले खुद डिसिप्लिन होना पड़ता है, एंड वी पीपल आर नॉट रेडी टू डू दैट। हम खुद ही नियंत्रण में, अनुशासन में रहना नहीं चाहते, इसलिए बच्चे की हाँ में हाँ कह देते हैं। बच्चे को कहेंगे कि सुबह 5 बजे उठना है तो मुझे भी तो उठना पड़ेगा, क्या मैं तैयार हूं? नहीं, मैं सोता रहूंगा, तू उठ जा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये नहीं है पॉसिबल। एनीवे, आप लोग का कोई सवाल है तो पूछें, फिर कल के सेशन में हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। 3 सेशन के बाद आई होप यू पीपल आर एबल टू बेस्ट जज ऑफ योर प्रकृति। जी, एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं, जो सवाल पूछना हो आपको। कुछ और आपको लगता हो कि इससे बेहतर और बताया जा सकता है तो योर सजेशन वेलकम। हालांकि अभी मैंने पूरी क्लास कंप्लीट नहीं किया, हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा हो कल मैं आया वैसे ही बता दूं, बट स्टिल जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें अगर आपको लगता हो, उस पर कोई सवाल हो, आपके सवाल का स्वागत है। जी, नमस्कार सर। मैं 10 मिनट है, पूछिए आराम से, एक एक करके सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये जो वात पित्त कफ है, मैं इसके में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये हमारे तीनों गुणों को भी प्रदर्शित करता है, जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जी, वात जो है वो रजोगुण होता है, पित्त सतोगुण, और कफ जो है तमोगुणकारी होता है। जी, एक्चुअली क्या होता है मैडम, देखिए पता है क्या होता है कि ये जो तीनों गुण है ना, वात पित्त कफ, उसको जैसा मैंने बोला कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेकोरेशन और इंटीरियर ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है? जी जी जी, और कोई सवाल? विनोद जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो?
नहीं सर जी, जैसे आपका लिंक आया था इसलिए मैं जुड़ गया। मैं चलो कुछ सर से भी कुछ सीख लेते हैं, कुछ नहीं कुछ सीखने को मिलेगा। 7 से 8 क्लास थी तो उसमें फिर आपका देखा फोन में लिंक आया हुआ था, तो इसलिए सर मैं देखा सर से कुछ न कुछ सीख लेते हैं, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही, जाएगा क्या। हाँ। दीपक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था आपका बताने का तरीका इतना बेटर लगा कि सबके प्रश्नों का सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाता है डॉक्टर साहब। इसीलिए इतना सरल, इतने सरल सहज शब्दों में आपने इतने डिफिकल्ट मेडिकल को डिफाइन किया, और डॉक्टर साहब बहुत ही यूनिक लगा और समझना हमारे लिए बहुत आसान व सरल लग रहा। चल बहुत बेहतरीन है। कल हम फिर 8 बजे जुड़ेंगे, ठीक है? और बहुत सारी चीजें, अभी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। हम डिजीज पे भी बात करेंगे कि किस प्रकृति के कौन क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या डिजीज होता है, उनका क्या सोल्यूशन है, उन सारी चीजों पे भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में सारा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने 3 दिन की क्लास रखी है। तो कल फिर 8 बजे आप लोगों से मिलेंगे। आई थॉट कि आप लोगों का अगर कोई सवाल नहीं है तो इस सेशन को यही हम एंड करेंगे और कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ 8 बजे, ठीक है जी? जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आदित्य जी आज के सेशन को यही एंड कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार।